Hello everyone, welcome to my channel Learn with AF. In this video, we will study chapter number 15 of Marathi, Unit 4, Standard 9, English Medium State Board. The name of the chapter is माझे शिक्षक व संस्कार. चैप्टर शंकरराव खरात ने लिखा है. इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि उनकी लाइफ पर उनके टीचर्स का क्या प्रभाव पड़ा. चैप्टर बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है. मैं चैप्टर पूरा रीड करूँगी, एक एक वर्ड आप लोगों को बताऊँगी. आई होप चैप्टर आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा. सो चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिलता है, मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो. पुढील शिक्षणासाठी औंध जिल्हा सातारा येथील हाईस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो. शंकरराव बता रहे हैं कि वो उनके गांव की जो स्कूल थी, जो शाला थी, वो छोड़ने वाले थे और हाई स्कूल के लिए वो सातारा जिले में औंध नाम की जगह है, वहाँ पर जाने वाले थे. तसे माझे प्रयत्नही चालू होते. इसीलिए हाई स्कूल जाने के लिए उनकी मुश्किलें और उनकी कोशिश चल रही थी. त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती. तो हाई स्कूल में उनको एडमिशन मिल जाएगा इस चीज़ का उनको डाउट था, खात्री डाउट था. म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकांची भेट घेत होती. इसीलिए वो अपने स्कूल के टीचर्स से मीटिंग्स कर रहे थे, मिल रहे थे और उनकी राय मशवरा लेने की कोशिश कर रहे थे. त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते. क्योंकि शंकरराव एक ब्राइट स्टूडेंट थे, तो वो टीचर्स को भी अच्छी तरह पहचानते थे. टीचर्स भी उनको प्यार करते थे और टीचर्स भी उनको टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहते थे कि उन्हें आगे क्या करना है. श्री हनुमंतराव देशमुख हे गावचेच रहिवासी. अब जो हनुमंतराव देशमुख है वो शंकरराव के ही टीचर है, वो उसी गाव में रहते थे. त्यांनी मला इंग्रजी तरखडांचे भाषांतर शिकवले और हनुमंतराव देशमुख ने हमारे लेखक को इंग्लिश सिखाए थे. तरखडांचे भाषांतर मतलब ये बुक का नाम है. वो बुक मेंशन कर रहे कि इस बुक से उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाई थी. त्यांनी मला इंग्रजी तरखडांचे भाषांतर शिकवले. ते तसे स्काउट मास्टर ही होते, तो वो उनकी इंग्लिश टीचर तो थे ही, साथ ही में वो उनके स्काउट टीचर भी थे. त्यांनी शाळेची स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते. हनुमंतराव सर ही थे जिन्होंने स्कूल में स्काउट का मेन जो स्तंभ कहते हैं, जो फाउंडेशन कहते हैं, वो उन्होंने लाए थे. श्री कात्रे मास्तरांनी मला 4थी वर्गात गणित शिकवले. अब एक और टीचर के बारे में वो बता रहे हैं, उनका नाम है कात्रे मास्तर, जिन्होंने शंकरराव को 4th स्टैंडर्ड में गणित मतलब मैथ सिखाए थे. अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला. अंकगणित मतलब अर्थमेटिक, ऐसा एक हार्ड सब्जेक्ट्स मोस्टली बच्चे मानते हैं. अर्थमेटिक्स थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए, और वो कह रहे हैं कि ऐसा अंक गणित का एक जो टफ सब्जेक्ट है उन्होंने मुझे ईजी वे में सिखा दिया था. आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सडपातळ, जो उनके कात्रे मास्तर थे वो बॉडी से एकदम पतले से थे. दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा. उनको सांस चढ़ने की, दम लगने की शिकायत थी, इसीलिए उनको कभी कभी इस वजह से तकलीफ भी होती थी. कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकड़ फोड़ायला जायचे और हमारे लेखक के जो डैडी थे, जो उनके फादर थे, वो कात्रे मास्तर के घर पर, उनके घर पर लकड़ी फोड़ने के लिए जाते थे. गांव में चूल्हे पर बनता है खाना, तो इसीलिए मोस्टली लकड़ी फोड़ने के लिए वो लोग किसी को हायर करते हैं. तो कात्रे मास्तर के घर पे हमारे लेखक के जो फादर है वो लकड़ी फोड़ने के लिए जाते थे. फ़ोटो में आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि गांव की एक फ़ोटो है, गांव के स्कूल की, और एक है हाई स्कूल की. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है. सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, श्री गोळीवडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते. अब उन्होंने अपने एक और टीचर के बारे में बताया है जो 5th स्टैंडर्ड में उनको मराठी पढ़ा रहे थे. ते इतिहास भूगोल शिकवायचे. वो इतिहास मतलब हिस्ट्री, भूगोल मतलब ज्योग्राफी सिखाते थे. त्यात इंग्रजी पहिलीत तळखरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे
और फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो अगेन उस बुक का नाम लिया है उन्होंने। तड़करान से पहला भाषांतर उन्होंने सिखाया था। जो फर्स्ट यूनिट था वो उन्होंने सिखाया था। श्री श्री गोडीवडेकर खरे शेतिज्ञ शिक्षक, लेकिन उनका जो मेन फोर्टे था, जो उनका मेन पसंदीदा सब्जेक्ट था, वो एग्रीकल्चर था। वो एग्रीकल्चर भी सिखाते थे। शेतिज्ञ मतलब एग्रीकल्चर। शाळेचा बाग करण्याचे त्याच अर्थ लक्ष असे, त्यात त्यांचा व माझ्या जवळचा परिचय झाला। स्कूल में जो छोटे छोटे से हमारे बाग होते हैं, उसको अच्छा करने में उनकी भी इंटरेस्ट थी, गोडीवडेकर सर की भी इंटरेस्ट थी और हमारे लेखक की भी इंटरेस्ट थी। इसीलिए इस कॉमन इंटरेस्ट के वजह से उन दोनों का परिचय हुआ। त्याचं कारण शाळेचा बाग आमच्यासारखाच मुलांचा जीवावरच तर उभ्या होता। इसका मेन इम्पोर्टेंस ये भी है इन लोगों की पहचान होने का, क्योंकि इन जैसे जो यंग बच्चे थे वही उस बाग की, जो स्कूल में छोटे छोटे गार्डन होते हैं, उसकी यही जो यंग बच्चे हैं वो देखभाल करते थे। आम्ही मुलं बावानं तसंच हाडा पिडांचे मोथाड। ये जो बच्चे थे वो वे कैसे थे? हाडा पिडांचे मोथाड, मतलब कि इनकी जो हड्डी और मसल्स थे, हाड मतलब हड्डी, हड्डी मसल्स जो थी इनकी कैसी थी? स्ट्रांग थी। कष्टाचा कामाला खणकर, मेहनत के काम के लिए ये लोग हमेशा रेडी रहते थे। कणखर, कणखर मतलब ॲक्टिव्ह रहते थे। शाळेची गावच्या ओढ्याकाठची बाग ही खरे तर आम्हाला मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली उभे असे। इनके जो स्कूल के पास की बाग थी, वो एक छोटे से ओढ़िया, ओढ़िया मतलब छोटे से स्ट्रीम से निकल पानी लेकर ये लोग उस बाग को एकदम अच्छे से सजा के रखते थे। जो इनका स्कूल गार्डन था उसको अच्छे से सजा के रखते थे। या बागेतल्या विहिरीचा पाणी 2-2 तास रहाटेने ओढून बागेतल्या फुलझाडांना, फळझाडांना आम्ही पाणी देत असू, तेव्हा ती फुलझाड, फलझाड तरातरू उभी राहत होती। इन्हीं लोगों के वजह से इन लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी कि स्कूल के पास से जो इनकी विहिरी जाती थी, मतलब जो स्ट्रीम जाती थी, वहाँ से 2-2 घंटा पानी इन लोगों को बाग में देने अलाउड था। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के स्कूल स्कूल में जो गार्डन था उसको हर रोज़ 2-2 घंटा प्रॉपरली पानी दिया करते थे। जिसकी वजह से स्कूल के आसपास के जितने भी फलों के पेड़ थे और फूलों के पेड़ थे, वो अच्छे और तरोताज़ा रहते थे। त्यामुळे श्री गोडीवडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे। इसीलिए जो इनके एग्रीकल्चरल टीचर थे वो इनसे प्यार करते थे। बागेतील जमीन कुदली, टिकावाने खांदवायची, त्याचे वाफे करायचे, बांध घालायचे, अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू। बागेतली मतलब गार्डन के अंदर की ज़मीन को पहले तो जो उसकी बाग की ज़मीन होती है उसको क्या करना, बार बार उसको प्रॉपरली खोदते रहना, ताकि जो मिट्टी ऊपर नीचे हो उसकी मिट्टी प्लेन करते रहना। वहाँ पर कोई पेड़ सड़ रहा है, कोई पेड़ ड्राई हो रहा है, तो उसका प्रॉपरली ध्यान रखना। जिस पेड़ को बाउंड्री की ज़रूरत है उसको बंद करना, बांध बांधना उसके आसपास। ये सारी चीज़ें ये लोग क्या करते थे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते थे, जिस वजह से इनके जो एग्रीकल्चरल टीचर थे वो इनसे बहुत प्यार करते थे। थर्ड और फोर्थ पैरा में देखते हैं अभी हम लोग। हेडमास्तर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे। अब इनके हेडमास्टर है, हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल, उनका नाम है श्री नाईक मास्टर। उनका इनके स्कूल में दरारा था, मतलब एक डर था, उनसे सब डरते थे। तसे ते शिष्टीचे कडे भोगते, और जब वो सब स्कूल में उनसे डरते तो थे ही, वो शिष्ट के मतलब डिसिप्लिन के बहुत पक्के थे। या शिस्तप्रिय हेडमास्तरांनी माझ्या शाळेला चांगली शिस्त लावली, क्योंकि वो खुद बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन थे, तो उनकी डिसिप्लिन्स को देखकर स्कूल में भी सारे बच्चों को डिसिप्लिन की आदत लग गई। शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात सडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबवत। स्कूल की एक होती है एंट्री बेल, दूसरी होती है वार्निंग बेल। तो अगर कोई पर्सन, कोई बच्चा वार्निंग बेल के बाद भी स्कूल में नहीं आ रहा है, तो ये स्कूल के दरवाजे पर अपने हाथ में एक छड़ी लेकर खड़े हो जाते थे। अशा शिस्तमाग
मग कोण उशीर येईल असा त्यांचा दरारा। और वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि जो भी फिर लेट आएगा उसको छड़ी पड़ेगी। तो उनकी छड़ी से मार नहीं खाने के लिए सारे बच्चे टाइम पर आ जाते थे। तो उनके डर की वजह से बचपन से ही हमारे लेखक को डिसिप्लिन की और ऑन टाइम रहने की आदत लग गई, जो कि एक छोटी एज में यह आदत लगना बहुत अच्छी बात है। श्री नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत। ये जो नाइक सर थे, ये हमारे लेखक को फोर्थ स्टैंडर्ड में इंग्लिश और हिस्ट्री सिखाते थे। त्यात इंग्रजीचे रेन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीने शिकवत। अभी एक ग्रामर बुक का नाम यहाँ पर मेंशन हुआ है, रेन मार्टिन। तो वो इंग्लिश की ग्रामर बुक से इन लोगों को बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से ग्रामर सिखाते थे। ते सदान कदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत, और वो जब भी उनको मौका मिलता था वो स्टूडेंट्स को अपने लाइफ को कैसे जीना है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा मोटिवेट भी करते थे। श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसे। रायगावकर मास्टर के जैसे वो कभी भी स्कूल के बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आपण बरं आणि आपली शाळा बरी, हम अच्छे और हमारी स्कूल भली। उनको स्कूल के बाहर की दुनिया से, बाहर के सोशल गॅदरिंग से कुछ मतलब नहीं था। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेचा निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली, क्योंकि उनका फोकस सारा स्कूल के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पे था। इस वजह से स्कूल में सारे बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए थे और स्कूल का रिजल्ट भी टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा था। औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो, क्योंकि इनको औंध सातारा जिला में जो हाई स्कूल है वहाँ पर जाना था, इसीलिए वो अपने प्रिंसिपल से मिले। त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केले। उन्होंने मुझे बहुत सही एडवाइस किया। शाळेत असतानाही त्यांचा माझ्यावर लक्ष होते। जब मैं स्कूल में भी था तब से ही इनका मेरे ऊपर ध्यान था। शिस्तीच्या दृष्टीने कसा वागावे, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी, या बाबतीत त्यांनी केलेले हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नहीं। शिस्तीच्या दृष्टीने, डिसिप्लिन के नज़रिए से, डिसिप्लिन को नज़र में रख के कसं वागावे, हमें कैसे आगे बढ़ना है, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी और हमें कैसे इम्प्रूव होना है लाइफ में, इस टॉपिक के ऊपर, या बाबतीत मतलब इस टॉपिक के ऊपर त्यांनी केलेले हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नहीं। हमारे लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन और सही रास्ते पर चलने के लिए जो इन्होंने मुझे सिखाया है वो मैं अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगा। श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे। अब देखो, रायगावकर एक सर है और एक सर है देशपांडे। इन दोनों सरों ने हमारे लेखक के ऊपर संस्कार दृष्टि, जो अपब्रिंगिंग हमारी अंदर इनबिल्ट होती है, उसके ऊपर फारस उपकृत करण ठेवले, मतलब कि उनके अंदर एक अच्छे संस्कार की ज्योत जलाई थी। कसे ते एक दोन प्रसंग येते उद्घृट करून स्पष्ट करतो, और कैसे वो ज्योत जलाई थी ये मैं एक दो स्टोरीज से आप लोगों को बताता हूँ। सो जो फर्स्ट स्टोरी है, कुस्तीसारख्या खेळासुद्धा जा जात-पात मानली जात असे। उस ज़माने में क्या होता था, बहुत ही अनटचेबिलिटी फॉलो की जाती थी। ऊंची जात, नीची जात, अमीर, गरीब, बहुत ये सब चलता था। तो उस वक्त में जो कुश्ती खेल होता है, आप लोगों को यहाँ फ़ोटो में भी दिख रहा होगा, जिसको हम लोग दंगल मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो जो कुश्ती है उस वक्त में एक खेल है वो, बट इस खेल को खेलने के लिए जात पात बहुत उस वक्त में मायने रखती थी, इम्पॉर्टन्स रखती थी। आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती। इन लोगों के गांव में भी इन लोगों को थोड़ी बहुत किसी ने सिखाया होगा, तो इन लोगों को भी इसकी अलग अलग चीज़ों की नॉलेज थी। लहानपणी में बऱ्यापैकी कुस्त्या करत असे। छोटेपन से ही इनको भी कुश्ती का हमारे लेखक को शौक था। वो भी कुछ कुछ चीज़ों में कुश्ती किया करते थे। हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे, तर कधी नारळ, तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामाने मिळवली आहेत।
हमारे लेखक को भी बचपन से कुश्ती का शौक था, इनको भी थोड़ी बहुत कुश्ती आती थी। तो ये भी जब भी इनके यहाँ पर कोई ऐसा छोटा मोटा कंपटीशन होता था तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते थे। और उसमें कभी नारियल तो कभी खोपरे। अभी नारड़ और खोपरे दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको नीचे फोटो में दिखेगा। जो नारियल होता है वो रॉ कोकोनट होता है जो हम पेड़ से तोड़ते हैं ना, और जो खोबरे होते हैं वो ड्राई कोकोनट होता है। तो उनको कभी कभी इनाम में नारियल, कभी खोपरे, या फिर कभी कभी 1 रुपये तक का इनाम भी मिल जाता था। एक पटका सुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवते। उनको अभी एक इंसिडेंट याद आ रहा है बताते बताते, वो अभी हम लोगों को वो इंसिडेंट बताएंगे। असाच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फड पाहायला गेलो होतो। एक वक्त क्या हुआ था कि वो अपने गांव से बाहर कुस्ती का एक कंपटीशन देखने गए थे। तेथे एका थोराड मुलाला बाला बाला जोड याला जोड म्हणून फडात फरवत होते। तो उसमें एक कोई था उसमें जो कुश्ती करने में बहुत पहलवान था, लड़का था। उसको जो रेफरी होते हैं वो इससे कौन लड़ेगा, इससे कौन लड़ेगा ऐसे बोलते हुए वो सर्कल में घुमा रहे थे। 2 राउंड मारूनही त्याला कोणी जोड उभा राहिला नाही। उस बच्चे को लेकर, वो जो कुश्ती में अच्छा था, उस बच्चे को लेकर वो सर्कल के 2 राउंड घूम चुके थे, लेकिन कोई भी उससे लड़ने के लिए रेडी नहीं हुआ। तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गाड्याबरोबर। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, तो मेरे फ्रेंड्स में से एक ने बोल दिया शंकर्या, क्योंकि हमारे लेखक का नाम शंकर राव है तो उनके फ्रेंड्स उनको प्यार से शंकर बोलते थे। तो एक ने कहा, शंकर्या उठता है क्या, तू भी तो अच्छी कुश्ती खेलता है, गिराता है क्या उसको मैदान में। मी हाँ हाँ म्हणत मैदानात गेलो। मैंने भी जोश में आके कह दिया कि हाँ भाई, लड़ लेता हूँ इनसे, आणि लढत करण्याची तैयारी दर्शवली। और मैंने सबके सामने बोल दिया कि मैं इससे लड़ूंगा, पण मला कोणीतरी ओळखले आणि हटकले। लेकिन किसी ने तो मुझे पहचान लिया कि मैं अपर कास्ट में नहीं हूँ, मुझे पहचाना और वहाँ से मुझे धक्के मार के भगा दिया। मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो। मुझे बहुत ही इंसल्टिंग फील हुआ और मैं अपनी मम्मी के माघारी मतलब मम्मी के पास गया। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला ते ओळखून रायगावकरांनी माझी समजून घेतली। ये चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा है। ये बात समझ के जो रायगावकर सर थे उन्होंने मुझे मेरे पास आए और मुझे कुछ समझाया। म्हणाले, वो बोले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे। वो बोले, शंकर बेटा समाज अभी भी निद्रिस्त है, मतलब सोया हुआ है, नींद में है। खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पाहावे, हे अजून त्याला नीट समजले नाही। खेल के मैदान में जात धर्म नहीं देखकर स्किल देखना चाहिए, कौशल्य देखना चाहिए। ये अभी भी समाज को समझ में नहीं आया है। पण एक दिवस असा येईल की, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हे सारे नष्ट होईल। ये सारा जो भेदभाव है ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल और तुम जैसे छोटे कास्ट वालों को भी जात के बेस पर नहीं बल्कि स्किल के बेस पर खेल के मैदान में उतारा जाएगा। और खेल के मैदान में कभी भी जात और धर्म से तुलना नहीं होगी। असाच एक दूसरा प्रसंग। तो फर्स्ट जो हमने देखा उनका जो इंसिडेंट ये कुश्ती वाला, उसमें उनको ये समझ में आया है कि हम ऊंचे या नीचे नहीं हैं, समाज की सोच ऊंची और नीची है। इससे हमारे स्किल्स पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे हमारे स्किल्स को कैसे देखते हैं इससे फ़र्क पड़ेगा। तो इससे हमारे स्किल्स में हम लोगों को कभी भी कमी नहीं समझनी चाहिए और उसको हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए। हमें जो आता है उसको हम प्रैक्टिस के साथ और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रसंग देखते हैं कि दूसरे प्रसंग में क्या हुआ था। शिमग्याचा धुळीवळीला आमच्या वस्तीत प्रौढ वर्गात तमाशाच फड उभा राहिला। शिमग्याचा धुळीवळीला मतलब मार्च के सीज़न में जो होली फेस्टिवल होता है उस वक्त में वस्तीला मतलब इनके विलेज में
प्रौढ वर्गात तमाशाचा फळ उभा राहिला. प्रौढ वर्ग मतलब एडल्ट एजुकेशन, जो बड़ों को सिखाई जाती है, जो बड़े बच्चों को, जो 10th प्लस होते हैं, 12th प्लस होते हैं, उन लोगों को जो एजुकेशन दी जाती है, उन लोगों के क्लास में एक तमाशा हो रहा था. त्याच दिवशी प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता. जब ये धूलिवंदन का, जो होली का फेस्टिवल चल रहा था, उस वक्त में जो एडल्ट एज्युकेशन की क्लास थी वो बंद चल रही थी. पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गात भेट द्यायला आले. लेकिन रायगावकर सर को नहीं पता था कि इस वक्त में वहाँ पर क्लास बंद है और कोई लेक्चर नहीं हो रहा है. वो अपने रोज़ के टाइम पर वहाँ पर लेक्चर लेने के लिए आ गए. प्रौढ वर्गाचा कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चालला होता. प्रौढ वर्ग में कंदिल, कंदिल मतलब जो झूमर या लैंप होता है, उसके नीचे तमाशा चल रहा था. वो लोग एंजॉय कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, जैसे तुम लोग यहाँ फोटो में देख सकते हो. हे पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले. बच्चों को एंजॉय करते हुए देखकर वो पीछे पैर लिया और उन्होंने वापस चले गए. त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो. उन्होंने मुझे नहीं देखा, बट मैंने उन्हें देख लिया, और मैंने जैसे ही उनको देखा मैं क्रॉस होके छुप गया. माझी मान खाली झाली होती. मेरा सर उनको देखकर नीचे हो गया था. ते पाहून मास्तर म्हणाले, जब सर ने मुझे देखा कि मैं उनसे छुप रहा हूँ और मैं थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ, तो मुझे देखकर सर ने कहा, अरे आज धुलीवंदन, हे चालायचेच. आणि मास्तर तसेच वाटेला गेले. और मुझे सर ने कहा कि अरे आज धूलिवंदन है, आज होली फेस्टिवल है, तो ये सब तो होगा ही, और आज के दिन तो चलो ठीक है, ऐसा बोले और मुझे वहीं पर छोड़ के सर वहाँ से चले गए. मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले. लेकिन सेकंड डे पर सर ने मुझे बुलाया और बात किया. शंकर, तू हे ध्यानात ठेव. उन्होंने उनको कहा कि शंकर, एक बात अपने ध्यान में रख. जिथे प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग चालतो तुम्ही, जहाँ पर तुम एडल्ट एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हो, अभ्यास करता, त्या विद्येचा मंदिरात तमाशा कसा उभा. जहाँ पर तुम पढ़ाई करते हो, जहाँ पर कुछ सीखते हो, अपने स्किल्स को अच्छा करते हो, वहाँ पर तुम तमाशा कैसे कर सकते हो. वो तो एक विद्या का मंदिर है. जहाँ पर हम नॉलेज ले रहे हैं, तो वो एक विद्या का मंदिर है, और मंदिर में तमाशा नहीं कर सकते. सरांनी मला केलेले हा उपदेश मैं कधीच विसरू शकत नव्हतो. सर ने जो मुझे ये बताए, ये बात उनकी मैं कभी भी भूल नहीं सकता. ऐसे इनके लाइफ के जो अलग अलग टीचर्स हैं हमने देखे, कैसे उन टीचर्स ने इनके लाइफ के ऊपर अच्छा प्रभाव डाले, और अपने टीचर्स के इम्पैक्ट से कैसे ये एक अच्छे इंसान बने. इस चैप्टर में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है. स्टूडेंट्स, ये जितने वर्ड्स मुझे लगते थे कि आप लोगों को डाउटफुल होंगे, ये मैंने सारे उतने वर्ड्स यहाँ पर न्यू वर्ड्स करके लिख के दे दिए हैं. तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को ऐसे कोई वर्ड्स है जो नहीं समझ में आ रहे हैं, या चैप्टर में कोई ऐसा चीज़ है या पार्ट है जो आप लोगों को नहीं समझा होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. फ़िलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच.